Okay, so my name is Aditi Pal. I am a student of AIMS Nagpur. My NEET rank was 4067 and I am from Gaya, Bihar. Today we are going to discuss the questions of the chapter cell cycle and cell division. This is the second chapter that we are discussing. In this, we are going to start with the multiple choice questions. So the first question is meiosis results in diploid organism. What does it result in diploid organisms? So the first option is production of gametes. Second is reduction in the number of chromosomes. C is introduction of variation, and D is all of the above. So first of all, we have to know that there are two types of divisions: mitosis and meiosis. So meiosis is basically the type of division in which the chromosome number in the progeny organisms gets reduced to half. So we all know that for the production of gametes, the gametes which are the gametes which fuse to form zygote, in that meiosis takes place. तो जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो meiosis डिवीजन होता है. एक सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, और जो गैमेट्स होते हैं, जैसे गैमेट्स यानी कि मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं एंड फीमेल्स में जो ओवा होता है, उसका नंबर होता है एग्जैक्टली द हाफ ऑफ दिस, दैट इज 23. और ये meiosis से बनते हैं ह्यूमन बींग्स में. सो यस, meiosis रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, ये बिल्कुल सही है. और सेकंड ऑप्शन है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ऑब्वियसली हमने देखा कि एक डिप्लॉयड सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और एक गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इसलिए क्रोमोसोम नंबर का रिडक्शन हो गया इनटू हाफ. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, तो हमें पता है जब मियोसिस 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो हमें पता है मियोसिस 1 में भी 4 फेजेस होते हैं. जैसे माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड एनाफेज होता है, वैसे ही मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 होता है. और उसके प्रोफेज 1 में ही देयर इज क्रॉस ओवर जो कि हमारा प्रोफेज 1 में होता है. और क्रॉस ओवर के वजह से ही देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन. जब तक क्रॉस ओवर नहीं होगा तब तक वेरिएशन कहाँ से आएगा? सो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में देयर इज क्रॉस ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स के वजह से देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन. एंड डी हमारा है ऑल ऑफ द अबव. सो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मियोसिस में देयर इज प्रोडक्शन, मियोसिस के प्रोसेस से देयर इज प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, देयर इज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर इज आल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन. और ये क्रॉसिंग ओवर के वजह से ही डिफरेंट मतलब जो डॉटर सेल्स होंगे वो दे विल बी डॉटर सेल्स, यानी कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस ओवर. ओके, so now the next question is, at which stage of meiosis does the genetic constitution of gametes is finally decided? So इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि meiosis के कौन से स्टेज में जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स फाइनली डिसाइड हो जाता है. तो हमें पता है कि इसमें ऑप्शंस है, तो मैंने आपको बताया था meiosis के 2 पार्ट्स होते हैं, meiosis 1 और meiosis 2. और meiosis 1 है जिसमें हाफ होता है, और meiosis 2 में सेम ही रह जाता है. वो meiosis 2 बेसिकली आपका माइटोसिस के जैसा है. सो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 and 1 दिया है, तो 2 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि 2 में
टू में तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो मियोसिस 1 में होगा। और मेयोसिस 1 में होगा तो मेटाफेज 1 में तो मेटाफेज में हमें पता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, ये 4 फेज होते हैं। और मेटाफेज में तो क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं क्रोमोसोम प्लेट में, और उसके बाद क्रोमोसोम्स का सिग्रीगेशन होता है एनाफेज 1 में। और एनाफेज 1 में वो सिग्रीगेट होके अपने अपने पोल्स पे चले जाते हैं। तो सिग्रीगेट होने के बाद और टीलोफेज में वापस से सेल मेम्ब्रेन बनती है और 2 सेल्स बन जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि एनाफेज 1 में जो है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमेट्स फाइनली डिसाइडेड हो जाएगा, क्योंकि मेटाफेज in the step of metaphase, the chromosomes will segregate and the chromosomes will align on the मेटाफेजिक प्लेट। एंड उसके बाद वो जब एनाफेज में सिग्रीगेट होके अपने अपने पोल्स पे चले जाएंगे तो उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तब तक डिसाइडेड होगा और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बनेगी। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है एनाफेज 1। अभी थर्ड क्वेश्चन है मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग। तो मियोसिस कब होता है ऑर्गेनिजम्स में? तो मैंने आपको बताया था, तो इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी क्रॉसिंग ओवर या कुछ भी नहीं होता है, तो ऑब्वियसली इसमें ये मियोसिस में नहीं हो, मियोसिस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नहीं होगा। सो मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। मैंने आपको बताया था कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में मियोसिस होता है। So, and meiosis occurs in sexual reproduction and it results in the formation of gametes. अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है during anaphase of meiosis, homologous chromosomes separate, non-homologous chromosomes separate, sister chromatids separate and non-sister chromatids separate। तो इसमें हमें पूछ रहा है ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस कौन से क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। तो हमें पता है कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है, और मियोसिस 1 में देयर इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। सो एंड जो हमारा प्रोफेज होता है उसमें 5 फेजेस होते हैं। 5 फेजेस में क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो जाती है, तो ऑब्वियसली क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उसके वजह से हम इसे सिस्टर क्रोमैटिड्स तो नहीं बोल सकते। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स तो सेपरेट नहीं होंगे और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी सेपरेट नहीं होंगे। इसमें ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 सिस्टर क्रोमैटिड्स यानी कि एक ये क्रोमैटिड और एक ये क्रोमैटिड सेपरेट हो रहा है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा एनाफेज 2 में होता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। ठीक है, तो क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के बाद हम इन्हें होमोलोगस नहीं कह सकते हैं, सो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट। ओके, सो हम आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस हमें पता है कि माइटोसिस
माइटोसिस एंड मेयोसिस 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन होते हैं। तो हमें पता है कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ इक्वल डिवीजन। इसमें इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होता। सो माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, तो नहीं होगा हमारा आंसर। उसके बाद हम आते हैं इक्वल डिवीजन। तो हमें पता है कि माइटोसिस इक्वल डिवीजन होता है, तो ये सही आंसर है। उसके बाद बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन, ये तो हमें पता है कि बोथ रिडक्शन एंड इक्वल डिवीजन मेयोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये भी नहीं होता मेयोसिस में। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ बाइवेलेंट ऑफ मेयोसिस 1 कंसिस्ट्स ऑफ। तो तो इसमें हमें पूछ रहा है कि अ बाइवेलेंट ऑफ मेयोसिस 1 में क्या क्या प्रेजेंट होगा। तो 2 chromatids and 1 centromere, 2 chromatids and 2 centromere, 4 chromatids and 2 centromere। तो हमें पता है कि मेयोसिस 1 में 2 क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन होते हैं और फिर ये सेपरेट होते हैं। तो और बाई और मेटाफेजिक प्लेट पे 2 क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन होते हैं। सो बाई, इसे हम बाईवेलेंट बोलते हैं इस पूरे को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सेंट्रोमियर तो 2 है, तो 2 सेंट्रोमियर्स हो जाएगा एंड टोटल 4 क्रोमैटिड्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। तो हमें हमें पता है कि G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज, ये तो एक्टिव, ये तो हमारे M फेज के M फेज, G1 फेज, G2 फेज, S फेज एंड M फेज के पहले आते हैं। G1 फेज, S फेज के पहले, S फेज के, ये M फेज के पहले ये सारे फेज आते हैं। और इसमें हमें पता है G0 या क्विसेंट स्टेज, जो सेल्स डिवाइडिंग नहीं होती है वो इस फेज में होती हैं। और जब भी इन्हें कोई ट्रिगर मिलता है तो ये डिवाइड करना शुरू कर सकती हैं। तो सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट G0 फेज। उसके बाद, which of the events listed below is not observed during mitosis। इसमें से कौन सा ऑब्जर्व नहीं होता है माइटोसिस में। तो हमें सबसे पहले ऑप्शंस में दिख रहा है क्रॉसिंग ओवर। ये तो सबसे पहले हमें पता है कि ये मियोसिस में होता है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू द ऑपोजिट, ये गलत हो गया। और बाकी हम और ऑप्शंस देखते हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, movement of centrioles to opposite poles, appearance of chromosomes with 2 chromatids joined together at the centromere। So chromatin condensation of course होगा, ये होगा हमारा प्रोफेज में। movement of centrioles to opposite poles, हाँ ये भी होगा before anaphase। Then appearance of chromosomes with 2 chromatids joined together at the centromere, ये भी होगा जब क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे मेटाफेज में। पर क्रॉसिंग ओवर इज अ पार्ट ऑफ मेयोसिस, तो ये माइटोसिस में हमें नहीं देखने मिलेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मेयोसिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis, the number of chromosomes is reduced to half, and 2 cycle of DNA replication occurs। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि मियोसिस के बारे में गलत कौन सा है। तो सबसे पहले हम सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स, तो हाँ मियोसिस में मियोसिस 1 में देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और फिर वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। तो मैंने आपको बताया था कि 2n से डिवीजन स्टार्ट होता है और मियोसिस 1 में 2 सेल्स बनते हैं जो कि n और n हैप्लॉइड होंगे। और फिर इनमें मियोसिस 2 जब होगा तो मियोसिस 2 के वजह से ये फिर से n 4
4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो एक डिप्लॉइड सेल से 4 डॉटर सेल्स बने, इसीलिए 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2n है और यहाँ पे n है, तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट हो गया। 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, तो ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि मियोसिस में मियोसिस 1 जो है उसमें उसमें जो प्रोफेज 1 होता है उसमें ही एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसकी सिर्फ 1 साइकिल होगी, जबकि देर आर 2 डिविजन्स इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। तो G1 फेज में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, देन डीएनए इन द सेल does not replicate, it is not a phase of synthesis of macromolecules and cell stops growing। तो इसमें से कौन सा G1 फेज के बारे में करेक्ट है? तो सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये तो गलत है क्योंकि हमें पता है कि जीवन फेस में सेल ग्रो करती है, सेल अपने ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट करती है, तो सेल बिल्कुल भी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, तो हमें पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है। एस फेज से हमेशा याद रखना है, एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज में सेल ग्रोथ होता है एंड एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। सो डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड द सेल स्टॉप्स ग्रोइंग। तो ये तो सबसे फर्स्ट थिंग हमें याद रखनी है कि G1 फेज में सेल एक्टिवली ग्रो करती है और अपने ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करती है ताकि वो 2 सेल्स में डिवाइड होकर अपने ऑर्गेनल्स को भी इक्वली डिवाइड कर सके। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बिल्कुल गलत है, और इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो इनका भी सिंथेसिस होता है। जो भी चीजें हमें सेल डिविजन के लिए चाहिए वो सारी G1 फेज में सिंथेसाइज होती है। एंड डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, ये ही है हमारा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि डीएनए इस फेज में रेप्लिकेट नहीं करता। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, देयर इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन मियोसिस 1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये था, ये 4th में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ही पेयरिंग हो रही है। So homologous chromosomes will separate during anaphase of meiosis। तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। फिर अब हम आते हैं हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट व्हिच सेल हैज अ शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम। तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल साइकिल होती है और यूकैरियोट्स में जो सेल साइकिल होती है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ई कोलाई। तो ई कोलाई में हमें पता है कि शॉर्ट डिवीजन टाइम ओनली 20 मिनट्स होता है, जबकि एक यूकैरियोट दैट इज ह्यूमन बीइंग, उसमें एक सेल का डिवीजन टाइम अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स होता है। सो ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स हैव अ शॉर्टर टाइम फॉर सेल डिवीजन। और हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स मोस्टली, जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में ई कोलाई का इन्फेक्शन हुआ है, तो ई कोलाई बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके आपके बॉडी में और इन्फेक्शन करती है। मतलब ये जनरल लाइफ से मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं तो इनका रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। सो ऑब्वियसली द प्रोकैरियोट्स हैव अ शॉर्टर सेल डिवीजन टाइम। उसके बाद which of the phases of the cell cycle is of the longest duration।
तो हमें बताना है कि लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सेल साइकिल में किस फेज का होता है। तो हमें तो सो हमें पता है कि इंटरफेज और एम फेज होता है, एंड इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं, G1, S एंड G2। एंड एम फेज में जो है एक्चुअल सेल डिवीजन अकर हो एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। तो आप खुद ही सोचिए, एक सेल है, उसको 2 सेल्स में डिवाइड करना है, तो उसको अपनी हर चीज डुप्लीकेट करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो डिवाइड कर सकता है। सो डिवाइड करना उतना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास सब चीजें ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड हों। तो आपको ऑब्वियसली चीजें डुप्लीकेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा रादर देन डुप्लीकेट करके बस आधा आधा करने में। सो अगर एक सेल साइकिल 24 आवर्स की है, तो जो 23 आवर्स होंगे वो तो डुप्लीकेट करने में ही लग जाएंगे। सिर्फ 1 घंटे में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो 23 आवर्स आर फॉर द आई फेज दैट इज इंटरफेज, एंड 1 hour इज फॉर एम फेज जिसमें एक्चुअल सेल डिविजन होता है। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फेज ऑफ द सेल साइकिल इज ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 आवर्स आर फॉर आई फेज एंड 1 hour इज फॉर एम फेज। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम अ स्टेन कॉमनली यूज टू कलर क्रोमोसोम्स। तो इसमें बस स्टेन के बारे में पूछा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एसिटोकार्माइन स्टेन है जिससे हम क्रोमोसोम्स को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड सो सेल को हम स्टेन करते हैं एसिटोकार्माइन से, और उसको माउंट भी करते हैं। जब आप आगे सीखेंगे कि सेल्स को स्टेन और माउंट कैसे करते हैं। सो क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए एसिटोकार्माइन स्टेन यूज होता है। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, विच टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट्स मियोसिस। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारे बॉडी में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है। सो एनिमल्स एंड प्लांट्स में कौन सा टिश्यू, जो जर्म सेल्स होते हैं जो मियोसिस डिवीजन के को यूज करके या उसके द्वारा गैमेट्स बनाते हैं। सो जर्म सेल्स प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट undergo meiosis to produce gametes. So gametes जो हैं वो meiosis cell division से बनते हैं from the germ cells in the reproductive tract. हमारा next question है, given that the average duplication time, मैंने आपको अभी बताया था कि E. coli 20 minutes में डिवाइड कर लेती है। So how much time will 2 E. coli cells take to become 32 cells? तो ये बहुत इजी मैथ्स का क्वेश्चन है। आप खुद ही सोचिए, 2 cells 20 minutes के बाद 4 हो जाएंगे, 4 cells 20 minutes के 4 to 8 हो जाएंगे, 8 cells 16 हो जाएंगे, एंड फाइनली 16 32 हो जाएंगे। तो कितने मिनट्स लगे? 20 20 20 20 24 जा 80 मिनट्स। सो ये हो गया हमारा आंसर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई कोलाई में ऑब्वियसली माइटोसिस होगा। तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे, तो और फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 एंड 16 से 32 बनेंगे। तो वैसे ही 20 20 20 20 लेके 80 मिनट्स में 2 सेल्स 32 सेल्स बन जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी शुड वन यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट स्टेजेस इन माइटोसिस। तो ये हमारा एक जनरल क्वेश्चन है कि आप कहाँ से सेल्स को लेके माइटोसिस स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे तो कहीं से भी सेल्स लेके कर सकते हैं, पर जनरली टिश्यूज नियर द चीक को हम लेते हैं टू डिमॉन्स्ट्रेट स्टेजेस इन माइटोसिस, क्योंकि ये सबसे इजीली एक्सेसिबल है और और आप इसे आसानी से ले भी सकते हैं रादर देन कहीं और माइटोसिस को स्टडी करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, what attributes does a chromatid require to be classified as a chromosome? So
इसमें ये क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाहता है कि एक क्रोमैटिड के पास क्या क्या होना चाहिए ताकि हम उसे क्रोमोसोम कह सके। तो हमें पता है कि क्रोमैटिड हम एक सिंगल फ्रैगमेंट को बोलते हैं। ये हो गया हमारा क्रोमैटिड मान लीजिए। और हमने देख क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा है कि टू क्रोमैटिड्स जॉइंड एट द सेंटर बाय अ सेंट्रोमियर होता है। तो हम इसको सेंट्रोमियर कब बोलेंगे? तो जब टू ऑफ दीज क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू अ सेंट्रोमियर तो हम उसे क्रोमोसोम कहते हैं। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमैटिड को तुम क्रोमोसोम कब बोलोगे? कब बोलेंगे हम क्रोमैटिड को क्रोमोसोम? जब टू क्रोमैटिड्स एक सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच्ड हो तो हम उसे एक क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डायग्राम शोज अ बाइवेलेंट एट प्रोफेज 1 ऑफ मेयोसिस व्हिच ऑफ द फोर क्रोमैटिड्स कैन क्रॉस ओवर। ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि देयर इज अ बाइवेलेंट। तो हमें ये पूछ रहा है ये क्वेश्चन, which of the four chromatids can cross over? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं। मतलब कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो क्रॉस ओवर कर सकते हैं एक दूसरे में। सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कैन क्रॉस ओवर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ अ टिश्यू हैज अ गिवन टाइम 1024 at a given time has 1024 cells, how many cycles of mitosis had the original parental cell undergone? अब हमें ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल पेरेंटल सेल, मान लीजिए उस समय एक ओरिजिनल पेरेंटल सेल यानी कि एक सेल बना होगा, 2 सेल, 2 सेल्स बना होगा, 4 बना होगा, 8 बना होगा, 32, ऐसे ऐसे करके 1024 सेल्स कब बने होंगे, कब बनेंगे? ये कितने साइकिल्स, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल। ठीक है, तो ये हमें पूछ रहा है कि ओरिजिनल पेरेंटल सेल ने कितने राउंड्स ऑफ माइटोसिस, कितने साइकिल्स ऑफ माइटोसिस उसने किए होंगे टू फॉर्म 1024 सेल्स। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें पता है कि अगर 2x इज इक्वल टू हम नंबर ऑफ डिविजन्स लिखते हैं तो उससे हमें नंबर ऑफ डिविजन्स यानी कि x मिल जाएंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ माइटोसिस, तो x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 ओके, ये क्वेश्चन अभी हम रहने देते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने कुछ गलत किया है। उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, एन एंथर हैज 1200 pollen grains, हाउ मेनी pollen mother cells must have been there to produce them? एक एंथर है जिसमें 1200 pollen grains है, how many pollen mother cells must have been there to produce them? एक pollen mother cell है वो 4 pollen grains बनाएगी by meiosis। ये मैंने आपको पहले बताया था कि meiosis में एक सेल जो है एक मदर सेल 4 सेल्स प्रोड्यूस करती है एट द एंड, क्योंकि वो पहले 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो 2 और सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आखिर में एक पॉलन मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन्स बनाती है। 1200 के लिए हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स यूज हुए होंगे? ये हमारा आता है 1200 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 300 पॉलन मदर सेल्स यूज हुए होंगे। 300 pollen mother cells यूज हुए होंगे फॉर मेकिंग 1200 pollen grains। उसके बाद हम आते हैं, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस?
तो हमें पता है हमें पता है कि जो डीएनए सिंथेसिस है वो एस फेज में होता है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा एट व्हाट स्टेज ऑफ सेल साइकिल डज डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो एस फेज हो जाएगा इसका आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is said that the one cycle of cell division in human cells takes 24 hours. Which phase of the cycle do you think occupies the maximum part of the cell cycle? इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एम फेज है उसमें बस 1 घंटा लगता है और बाकी टाइम तो ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट करने में लग जाएगा। इन द 24 hours of the cell cycle, the M phase takes only 1 hour and interphase is of 23 hours. इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सेल साइकिल is maximum part of the cell cycle is occupied by the interphase. Okay, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is observed that the heart cells do not exhibit cell division. Such cells do not divide further and exit dash phase to enter an inactive stage called dash of cell cycle. तो आप इसमें आप ही बताइए कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक क्विसेंट स्टेज होता है सेल साइकिल का जिसे हम G0 बोलते हैं। जो भी सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होती हैं वो जाके इस G0 फेज में जाके बैठ जाती हैं, क्विसेंट हो जाती हैं, यानी कि ये अब सेल डिवीजन को अपना पॉज कर लेती हैं। ये एग्जिट करती हैं G1 फेज एंड गो इनटू द G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, एंड G0 फेज ऑफ सेल साइकिल में जाके ये क्विसेंट हो जाती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, इन विच फेज ऑफ मियोसिस आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब बनते हैं, अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब होता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा कब होता है, इंटरकाइनेसिस कब होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल्स कब होता है। ठीक है, इसमें हम फेजेस ऑफ मियोसिस हमें बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मियोसिस 1 होता है एंड मियोसिस 2 होता है। ठीक है, एंड मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में भी मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में हमारा सबसे पहला होता है जाइगोटीन, देन पैकाइटीन, ये हमारे प्रोफेज 1 के फेजेस होते हैं। ठीक है, जाइगोटीन, पैकाइटीन, एक और होता है हमारा लेप्टोटीन, डायाकाइनेसिस। ये सारे हमारे फेजेस होते हैं प्रोफेज 1 के। अब प्रोफेज 1 में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब बनते हैं, अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब होता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा कब होता है, इंटरकाइनेसिस कब होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल्स कब होता है। ठीक है, तो हमें पता है डायड यानी कि 2 सेल्स, तो एक सेल से 2 सेल्स कब बन रहे हैं, डायड और एक टेट्राड। तो टेट्राड तो मियोसिस 2 के बाद बनेगा। तो डायड कब बन रहा है, डायड मियोसिस 1 के बाद ही बन जा रहा है। तो हम इसे 2 तरीके से कह सकते हैं, या तो टीलोफेज 1 के बाद बन रहा है या मियोसिस 1 के बाद बन रहा है या मियोसिस 2 के जस्ट पहले बन रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ डायड ऑफ सेल्स तो सबसे पहले हमने देख लिया कि आफ्टर टीलोफेज 1 या फिर आफ्टर मियोसिस 1 बन रहा है। उसके बाद इंटरकाइनेसिस कब हो रहा है, तो इंटरकाइनेसिस एक छोटा सा गैप होता है बिफोर मियोसिस 2 या आफ्टर टीलोफेज 1। ठीक है, तो एक छोटा सा गैप होता है
जिसे हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। इस छोटे से गैप के बाद फिर मियोसिस 2 स्टार्ट हो सकता है। नाउ टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा कब होता है? तो हमें ये चीज याद रखनी है, जो डायाकाइनेसिस फेज है उसमें हमारा टर्मिनेशन ऑफ कायस्माटा होता है। कायस्माटा जो कि पेकाइटिन में फॉर्म होता है, उसका टर्मिनेशन डायाकाइनेसिस में जाके होता है। नाउ अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, तो ये कब होगा? तो ये ऑब्वियसली पेकाइटिन में होगा। जब हमारा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा है, तभी 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 देयर विल बी अपीयरेंस एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। उसके बाद सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कब बनते हैं? तो ये जस्ट बिफोर पेकाइटिन बनने चाहिए। तो हमें पता है कि जस्ट बिफोर पेकाइटिन होता है जाइगोटीन। तो जाइगोटीन सो जो जाइगोटीन फेज है, उसमें हमारा उसमें हमारा देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो तो हमें पता है जाइगोटीन के बाद होता है पेकाइटिन। सबसे पहले होता है, मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता देती हूँ। तो सबसे पहले होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के बाद होता है हमारा जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद होता है पेकाइटिन। पेकाइटिन के बाद डिप्लोटीन एंड डिप्लोटीन के बाद होता है डायाकाइनेसिस। तो ये सीक्वेंस में हमारा प्रोफेज 1 जो है वो खत्म होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन। तो हमें सेंट्रियोल्स का रोल बताना है अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन। तो सेंट्रियोल्स का क्या रोल होता है? तो पिछले चैप्टर ही में हमने सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल्स का फंक्शन सब कुछ पढ़ा है। तो सेंट्रियोल्स का रोल क्या होता है अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन? तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो एक तो बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला बनाने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ ही ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑल्सो माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं। सो द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन इज इन फॉर्मिंग द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। जब तक सीलिया एंड फ्लैजेला में बेसल बॉडी नहीं होगी तब तक वो मोटिलिटी में हेल्प नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी सेंट्रियोल्स होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, और साइटोस्केलेटन भी सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है। सो द रोल ऑफ सेंट्रियोल्स अदर देन स्पिंडल फॉर्मेशन इज फॉर्मिंग द माइक्रोट्यूब्यूल्स एज वेल एज द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। Then the next question is, mitochondria and plastids have their own DNA, genetic material. What is known about their fate during nuclear division like mitosis? So हमने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स का अपना डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। सो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब कि ये न्यूक्लियस को छोड़ के जो डीएनए है उसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। और सो दे आर independent of the nuclear division, hence no effect of mitosis is seen on extra chromosomal DNA। तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी ऑर्गेनल के पास अपना खुद का डीएनए होगा जो कि न्यूक्लियर डीएनए से अलग है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होने के वजह से ये खुद से डिवाइड कर सकते हैं, और खुद से डिवाइड कर सकते हैं तो इस पे माइटोसिस का कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो इसलिए दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियर डिविजन ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, एंड हेंस नो इफेक्ट ऑफ माइटोसिस इज सीन ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। नाउ हमें इसमें देखना है कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, लेबल द डायग्राम एंड ऑल्सो डिटरमाइन द स्टेज एट विच दिस स्ट्रक्चर इज विजिबल। ठीक है, तो हम देख सकते हैं
कि ये दो हमें सेंट्रियोल्स दिख रहे हैं, हमें स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं, और हमें स्पिंडल फाइबर दिख रहा है, काइनेटोकोर दिख रहा है, क्रोमोसोम दिख रहा है, एंड सेंट्रियोल दिख रहा है। और हम देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम पूरे 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 क्रोमोसोम्स एक सेल के पास जा रहे हैं। ये अलग अलग होके सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में नहीं जा रहे हैं, ये एक एक करके जा रहे हैं। तो जब ये पूरा क्रोमोसोम इस तरफ जाता है, इसका मतलब ये हमारा एनाफेज, पहली बात तो क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, तो एनाफेज हो रहा है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये एनाफेज है। और पूरा क्रोमोसोम जा रहा है, तो ये एनाफेज 1 है। अगर एक क्रोमैटिड जाता तो एनाफेज 2 कह सकते थे हम, या फिर सिंपल एनाफेज कह सकते थे। पर क्योंकि ये पूरा क्रोमोसोम एक तरफ जा रहा है, तो ये हमारा एनाफेज 1 हो जाएगा। उसके बाद अभी एक हमारा क्वेश्चन है कि a cell has 32 chromosomes, it undergoes mitotic division, what will be the chromosome number during metaphase and what would be the DNA content during anaphase? तो दो चीजें हमें इसमें पूछी हैं कि what will be the chromosome number during metaphase and what will तो हम सबसे पहले देखते हैं क्रोमोसोम नंबर के बारे में कि क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा एंड डीएनए कंटेंट कितना रहेगा ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक है। तो हम डीएनए कंटेंट को सी मान लेते हैं, एंड इसमें दिया भी हुआ है, क्रोमोसोम नंबर को एन मान लेते हैं। तो हम अभी डीएनए कंटेंट का देखते हैं, क्योंकि हम सेल डिवीजन में डीएनए कंटेंट की बात पहले कर लेते हैं कि क्या होता है उसके साथ। तो हमें किस फेज में पूछ रहा है, ड्यूरिंग एनाफेज, ठीक है। तो कितना होगा एनाफेज में सॉरी हाँ, डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज। तो हमें पता है कि एनाफेज में जो हमें पता है कि जो माइटोसिस में क्या होगा कि एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। सो मान लीजिए पहले डीएनए कंटेंट था सी, तो ये 2C हो गया। अब एनाफेज में ये फिर से डिवाइड होके सी हो जाएगा। सो द डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज हमारा सेम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी। एंड देन जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी सेम हो जाएंगे, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होगा। एंड सिंस माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता, सो बोथ डीएनए कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर विल बी एन एंड सी ओनली। सो माइटोसिस में जो हमारा डीएनए कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज सी ही रहेगा, एंड क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग मेटाफेज भी 32 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5 है, while examining the mitotic stage in a tissue, one finds some cells with 16 chromosomes and some with 32 chromosomes. What possible reasons could you assign to this difference of in chromosome number? Do you think cells with 16 chromosomes could have arisen from cells with 32 chromosomes or vice versa? तो इसमें हमें ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो ये पूछ रहा है कि किसी सेल्स में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं एंड सम सेल्स में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे बॉडी में आइडियली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हाँ, तो ठीक है। तो अब पर अगर किसी में टर्नर सिंड्रोम है, तो उसके पास 45
XO कॉन्फ़िगरेशन रहता है, हमारा हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं और इसका 45 XO, तो एक क्रोमोसोम इसके पास नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? इसको हम एक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, टर्नर सिंड्रोम। ऐसे ही बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं। तो ये क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल? सो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और इस ये क्यों होता है? तो ये तब होता है क्योंकि अगर क्रोमोसोम्स जो है वो सेम टाइम पे सेपरेट ना हो एनाफेज में, तो उसके वजह से इसे हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब क्रोमोसोम्स अच्छे से सेपरेट नहीं हो रहे हैं और इसके वजह से मोज़ाइसिज्म हो रहा है, यानी कि टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी हो सकता है। सो माइटोसिस में, so it is possible that in mitosis the one cell has 16 chromosomes and one cell has 32 chromosomes। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एनाफेज है उसमें नॉन डिसजंक्शन हो रहा है। मतलब कि कुछ सिस्टर क्रोमैटिड्स तो वहां पहुंच गए पर कुछ सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं पहुंच पाए। ये सभी सेल्स में नहीं होगा, ये कुछ ही सेल्स में होगा और ये जेनरली नहीं होगा। ये कोई पैथोलॉजी की वजह से होगा या कुछ और रीजन, कुछ म्यूटेशन की वजह से होगा। तो इसे हम मोज़ाइसिज्म कहते हैं कि एक सेल के पास 16 क्रोमोसोम है बॉडी में और एक के पास 32 क्रोमोसोम्स है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स और लैग ऑफ एनाफेज। एनाफेज में लैग हो गया, एनाफेज स्लो हो गया, इसके वजह से नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। Question number 6 है, the following events occur during the various phases of cell cycle. Name the phase against each of the events. So पहला है disintegration of nuclear membrane, appearance of nucleolus, division of centromere and replication of DNA. तो इसमें से सबसे आसान तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हमें हमेशा याद रहता है कि एस फेज में होता है। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन एस फेज। नाउ उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनेगा। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सबसे पहले हो जाना चाहिए। तो ये अर्ली प्रोफेज में ही हो जाता है, अर्ली प्रोफेज में ही हो जाएगा। ये एम फेज का पहला होता है प्रोफेज। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हो जाना चाहिए। देन है नेक्स्ट अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस तो हमारा कब आएगा? तो अपीयरेंस है ये, डिसइंटीग्रेशन नहीं अपीयरेंस। सो जब सेल्स दोबारा बनने लगेंगी, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगा, सो देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा हो जाएगा लेट टेलोफेज में। देन डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर हमारा होगा एनाफेज में। एनाफेज में ही जो है हमारे क्रोमोसोम्स डिवाइड करते हैं, तो इसी समय जो है हमारा सेंट्रोमियर का डिवीजन होगा। उसके बाद है माइटोसिस रिजल्ट्स इन प्रोड्यूसिंग 2 cells which are similar to each other. What would be the consequence if each of the following irregularities occur in mitosis? So माइटोसिस में सिमिलर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। तो अभी क्या होगा अगर ये इवेंट्स हो जाते हैं माइटोसिस में? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेल्स टू डिसइंटीग्रेट, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट अकर, centromeres do not divide and cytokinesis does not occur. So न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर फेल कर जाएगी डिसइंटीग्रेट करने में, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम्स तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ही क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन होना चाहिए अर्ली प्रोफेज में। ये हमने अभी अभी देखा, जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेटेड है वो कैसे सेपरेट हो पाएगा दोनों सेल्स में? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट ही नहीं हुई तो spindle fiber will not reach the chromosomes. Obviously they cannot reach because the chromosomes are not present outside
तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं होंगे आउटसाइड, तो क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स का डिसइंटीग्रेशन ही, सॉरी, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं होगा, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फेल्स टू डिसइंटीग्रेट में, तो ये हो जाएगा हमारा स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे एंड 2 न्यू सेल्स नहीं बन पाएंगे। देन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट अकर। तो अगर डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ ही नहीं तो जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कैसे करेगा? सो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए तो हमारा मेन पार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन में। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस के पहले जो हमारा कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, उसमें अगर मेन चीज जो है डुप्लीकेशन नहीं हुई तो सेल्स डिवाइड करेंगे कैसे? तो अगर सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे तो देयर विल बी सेल्स विल गेट अरेस्टेड इन G0 फेज। ठीक है, तो अगर डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है तो सेल्स विल गेट अरेस्टेड इन G0 स्टेज। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर। अभी है कह रहा है क्वेश्चन कि अगर सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अगर सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हुआ तो सेंट्रोमेयर जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ बांधे रखता है। तो सेंट्रोमेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ बांधे रखता है। तो अगर सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं हुआ तो सिस्टर क्रोमैटिड्स का डिवीजन नहीं होगा, और अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स का डिवीजन नहीं होगा सो जो ऐसा हो सकता है कि ये पूरा क्रोमोसोम एक तरफ चला जाए। तो क्या हो जाएगा कि ये पूरा क्रोमोसोम एक तरफ चला गया और इस डॉटर सेल को कोई भी क्रोमैटिड नहीं मिला, ये क्रोमोसोम ही नहीं, ये क्रोमैटिड ही नहीं मिला। तो ऐसा हो जाएगा कि एक डॉटर सेल में तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे और अदर में एक भी नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। तो ऐसा हो सकता है अगर सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं हुआ। और ऐसा भी हो सकता है कि सारे सेंट्रोमेयर्स डिवाइड नहीं हुए, तो एक सेल के पास कुछ डीएनए नहीं आया और दूसरे के पास, तो ये फॉल्टी सेल डिवीजन हो जाएगा। द अदर सेल विल इवेंचुअली डाई। हाँ, तो उसके बाद है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट टेक प्लेस, अगर नहीं हुआ तो हमारा साइटोकाइनेसिस भी नहीं होगा, और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो इसके वजह से पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। सो अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज द फर्स्ट पार्ट, कैरियोकाइनेसिस मैंने बताया था आपको। सो अगर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए नहीं होता है तो फिर उसके बाद फर्दर सेल डिवीजन आकर नहीं होगा, एंड फर्दर सेल डिवीजन नहीं होगा तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं साइटोकाइनेसिस डज नॉट अकर। ओके, साइटोकाइनेसिस अगर अकर नहीं होता है तो साइटोकाइनेसिस इज द सेकेंड फेज ऑफ सेल साइकिल आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो एक सेल में double the amount of DNA होगा due to replication of DNA or karyokinesis, and it will result in polyploidy. So the next question is, both unicellular and multicellular organisms undergo mitosis. What are the differences? And वो differences हमें बताने हैं. So माइटोसिस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस होता है? जो प्रोकैरियोट्स है उसमें एमाइटोसिस होता है। द सेल डायरेक्टली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, मतलब इसमें 2 फेजेस नहीं होते हैं। जैसे कि यूकैरियोट्स में पहले कैरियोकाइनेसिस होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है, जबकि इन प्रोकैरियोट्स देयर इज एमाइटोसिस, मतलब द सेल विल डायरेक्टली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स without undergoing karyokinesis and then cytokinesis. So this is the difference in between mitosis between unicellular and multicellular organisms.